थे। चलो जी, वो दुनिया के सबसे पहले थे और इस वक्त यूएसए में टॉप 5 के अंदर वो उस टाइम पे बहुत समय तक रहे। तो उनका नाम है जे पॉल गेट्टी। जे पॉल गेट्टी से एक बार उनके बिलियनर्स बनने का सीक्रेट पूछा गया कि क्या रहस्य है आपका, किन रहस्य को आपने फॉलो किया बिलियनर्स बनने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है जे पॉल गेट्टी ने सबसे पहले जो बिलियनर्स बनने का सूत्र, उन्होंने कमाल के सूत्र दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप भी मेरी तरह मिलियनर्स या बिलियनर्स बनना चाहते हो तो जीवन में 3 काम आपको करना पड़ेगा। उनका कहना था कि जो 3 काम में सबसे पहला काम हो यह है कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब बिलियनर्स बनने के लिए बिजनेस के अलावा दुनिया में दूसरा और कोई सोर्स है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा, जो बिजनेस आप करेंगे उनमें आपके पास ऐसे उत्पाद होने चाहिए जिसकी खपत लोगों के घर में रोज होती हो, और ऐसी कैटेगरी के उत्पाद को कहते हैं FMCG। माय डियर फ्रेंड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उन्होंने कहा कि दूसरा सीक्रेट यह है कि बिजनेस आपके FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा तीसरा सीक्रेट यह है, उस बिजनेस में जो मिलने वाली आय है, बिजनेस में मिलने वाली जो आय है, उस आय का 1% आपकी वजह से होनी चाहिए, लेकिन 99% किसी और के माध्यम से आपके पास आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन 3 सीक्रेट को अप्लाई कर लिया, अब आप देखिए 1% आपकी वजह से 99% आपकी टीम की वजह से, आपके लोगों की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं जे पॉल गेट्टी को पढ़ रहा था मैं मनी मन बड़ा खुश हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जे पॉल गेट्टी को पढ़ने के बाद हमें प्रतीत हो रहा था कि यार हम यही तो कर रहे हैं। सत्यम जी, रिपीट करूं? तो पहली बार कहा थे, क्यों नहीं सुन रहे थे? अब देखो, अगर मैं पूरी सेशन रिपीट करूं तो 3 घंटे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी यह है कि पूरी ध्यान से सुने। इसीलिए बोलता हूं, एक तानम ध्यानम, इतने ध्यान मग्न हो जाए कि सेशन के वक्त हमारे शब्दों के अलावा बगल में मक्खी भी भिनभिनाने की आवाज आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर आपको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जे पॉल गेट्टी साहब की बात समझी। अगर आप इस 3 प्रिंसिपल को लाइफ में अप्लाई करें तो आई गारंटी यू कि आप अपने ही जीवन में अगले 1 दशक के अंदर डेफिनेटली मिलियनर्स और अगले 2 और 3 दशक के अंदर बिलियनर्स। आपको पता है ज्यादातर बिलियनर्स अपने जीवन के 30 वर्षों तक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को एक फोकस के साथ दिया है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमेशा क्यों खुश रहते हैं? मतलब सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम में देखो। अब उसको कैसे पता कि मुझे पता चल गया है कि मैंने वेस्टीज में 1 दशक तो पूरा कर लिया है, बाकी 2 दशक तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा, और मैं वेस्टीज का क्या हूं? बिलियनर्स। तो जो इंसान अपने मेंटल वर्ल्ड में बिलियनर बन चुका, सोचो वो हैप्पी रहेगा कि नहीं? लेकिन जे पॉल गेट्टी ने ये जो बातें कही, उनकी ये तीनों बातें ना एक ही डायरेक्शंस को फॉलो कर रही थी, और वो था सेल्स। और दोस्त, जे पॉल गेट्टी की बात तो आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सेल्स में टिकेंगे या नहीं। भैया टिके तब ना, अप्लाई तो तब करोगे जब आप टिकोगे। और सेल्स में टिकने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने आना।
तो देखो ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक से अगर इस सेशन के 4-5 मुख्य चीजों को सुना, समझा, आत्मसात किया और उसका प्रयोग किया, तो पहली बात तो आप सेल्स में टिक जाएंगे, और सेल्स में टिक गए तो ये 3 फंडामेंटल अप्लाई करने का मौका मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप मुझे देखिए, मैं इस तीनों फंडामेंटल को यूज कर रहा हूं। मेरी इनकम का 99% हिस्सा वो मेरे से नहीं आता, मेरी इनकम का 99% हिस्सा मेरी टीम से आता है। 99% से ज्यादा मेरी टीम से आता है। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखो, मैं ऐसे ही तो बिजनेस में हूं जहां एफएमसीजी प्रोडक्ट है, रोज पेस्ट लगाओ, टूथपेस्ट टूथब्रश रोज करो, शैम्पू रोज लगाओ, सोप रोज लगाओ, खाना रोज बनाओ, चाय रोज पियो, है ना, घर रोज सफाई करो, कपड़े रोज धो। कैसे प्रोडक्ट्स हैं जो रोज खर्च हो रहे, है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। सोच सोच के खुश हो जाओ कि अगर आपने भी अगले 3 दशक इस 3 प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीख लिया, आप सुधरेंगे, बेटा सुधरेगा, पोता सुधरेगा, परपोता सुधरेगा, उसके आगे क्या होता है, परपोता का बेटा, वो भी सुधरेगा। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? लेकिन ये सब सुधरने के लिए पहले टिकना जरूरी है, और टिकने के लिए आपको आज की सेशन बहुत मदद करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आता है ना, कोई सुनता तो है नहीं सर, लेता तो है, अरे भाई साहब, आपको आज समझ में आएगा, क्योंकि आपको उनके सवालों का जवाब ही देना नहीं आता। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूं। कल मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब अपने परिवार को प्यार से बुलाता हूं ना, तो अंदर में खुशियों की बरसात हो जाती है। वाह, ये मेरी फैमिली है, यूनिक फैमिली है, सुंदर फैमिली है, कितना खूबसूरत फैमिली है। और मुझे लगता है कि कोई स्वर्ग क्यों जाता होगा, मैं तो स्वर्ग में ही वास करता हूँ। जिसके पास इतनी खूबसूरत फैमिली हो, वो स्वर्ग में ही तो दिन रात जी रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता है मैं ये सब भी क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं सेल्स में टिका। और सेल्स में क्यों मैं टिका पता है? क्योंकि 2005 से लेके अब तक मैं लगातार इस बात के लिए प्रयासरत था कि एक भी व्यक्ति मेरे पास से छूट के जाना नहीं चाहिए। आप तो कहते हैं कोई सुनता तो है नहीं, और मैं सोचता था कि एक भी व्यक्ति मुझसे छूट के जाना नहीं चाहिए। आज मैं एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग कर रहा था, वन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग से मेरी प्रोडक्शन है कि 2 से 2.5 लाख रुपए की सेल्स जनरेट होगी 48 घंटे के अंदर, आज के एक दिन के इवेंट से। और उस एक दिन के इवेंट से मैं इसलिए बहुत खुश था क्योंकि काफी सारे क्लास के एडुकेटेड पीपल थे, और मैंने शुरू करी तो मैंने कहा कि इस पूरी प्रशिक्षण में आप पहली बार मुझसे मिले, और अगर मैंने आप में से एक भी व्यक्ति का जवाब नहीं दिया तो आपको हमारे साथ ना तो जुड़ने की जरूरत है, ना ही आपको हमारी एक भी बात मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर ही नहीं दे सका, मैं आपके किसी काम का नहीं। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, वो जो भी सवाल पूछे मैं उसका आंसर दे सकता हूं। मैंने पूछा 48 घंटे के अंदर बाय प्रॉमिस कितने लोग इन प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे, और 100% हाथ ऊपर थे। क्यों? क्योंकि उनके ऑब्जेक्शन को और उनको भी हैंडल करने की साहस थी, मुझमें हैंडल करने की साहस थी। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझना है कि मैंने जो सीखा है ना, ये पूरी की पूरी ट्रिपल टी, आपको पता है इसके राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ ट्रिपल टी? शैलेंद्र कुमार इज द राइटर ऑफ ट्रिपल टी। ये पूरी ट्रिपल टी हमने अपने ही इसी अनुभव से तो लिखा है, और ये जो इस वक्त मैं आपको सेशन दे रहा हूं, ये किसी किताब से या किसी नेट से थोड़ी ना आया है। ये सब पूरी की पूरी सेशन ये प्रिपेयर्ड बाय मी है। तो इस पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो कुछ भी मैंने डाला है, वो सब मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से डाला है, और मैं इससे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इसको प्रयोग करके पाया है। आज आपकी बारी है। थैंक यू मनोज भाई, बहुत खुश हो आप।
क्योंकि उस 2.5 लाख में 1.5-2 लाख का ऑर्डर तो आप ही को मिलने वाला, जाहिर सी बात है, खुश तो आप होंगे ही। तो थैंक यू सो मच, इतनी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये खुशी तो डेफिनेटली बनती है भाई। आप सेलिब्रेट करो आज इस खुशियों को। आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक के अंदर आपको लेके, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। सो कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस थ्रू इंट्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस टू अदर्स। इन प्रोडक्ट और बिजनेस को दूसरे के सामने पेश करके अपना बिजनेस बनाने के दौरान लोगों के ऑब्जेक्शन और प्रश्न तो होंगे ही होंगे। जब आपके सामने आपका ग्राहक प्रोडक्ट को आजमाने या बिजनेस शुरू करने पे आपत्ति जताता है, माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन करता है, तो कहते हैं यह आपत्ति उन चीजों को आइडेंटिफाई करने या सॉल्व करने में सहायक है। किन चीजों को, हम आज उसके बारे में जानेंगे। कहते हैं मैंने पाया है कि ज्यादातर जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं होता। यहीं पे सबसे बड़ी चीज है जो पहला सीक्रेट सीखना है। आपके जो ज्यादातर ऑब्जेक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो आनंदमणि मैम पहले तो सीधा बैठिए, रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल, हाँ। और सीधा जब बैठेंगे, आपकी पोस्चर जब सीधी होगी तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा टेढ़े हुए तो गलती से मेलाटोनिन इस वक्त आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद आप सो जाएंगे। तो आपको सीधा बैठना है। ज्यादातर ऑब्जेक्शन नहीं है। आपकी डायरी में एक सुनहरे शब्दों में लिखना है, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्या लिखना है? ऑब्जेक्शन इक्वल टू क्वेश्चन। जिस इंसान ने सबसे पहले ये बात समझ गए, उस इंसान की आधी प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाएगी। तो सेल्स में सबसे पहली समझ आपको ये बिल्ड करनी है कि ऑब्जेक्शन है ही नहीं, ऑब्जेक्शन तो क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको क्लैरिफाई करें कि आखिर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है और ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कैसे है। हम डरते क्यों हैं? हम डरते इसलिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्शन से हमें डर लगता है। लेकिन आज आपको सही बातें समझनी है कि क्या हमें ऑब्जेक्शन से डर लगता है, ये उस साइड की प्रॉब्लम है या फिर वो मेरे साइड की प्रॉब्लम। और अगर मेरे साइड की प्रॉब्लम है तो हमें उससे क्यों डरना है। तो आइए मैं इस वक्त 4 डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट को आपके सामने लेता हूं। हमारे पहले आज के डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट हैं डॉक्टर इंद्रजीत सर। डॉक्टर हैं तो डिफिकल्ट है, पहले ही जैसे सुना डॉक्टर साहब, डर लगा, डॉक्टर है। तो मैं जब उनके पास वेस्टीज को लेके गया, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपका ना वो प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अब आप इसको क्या बोलेंगे? एक तो वो डॉक्टर, दूसरा इतना खतरनाक सवाल। लेकिन आपकी समझ के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही डॉक्टर साहब की ये बात मेरे कान तक आई तो उसने, उन सवाल ने मुझे जो समझाया, मुझे जो सुनाई दिया, वो सुनाई थोड़ा अलग दिया। क्या सुनाई दिया? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्रोडक्ट सस्ते कैसे हैं? समझ रहे? डॉक्टर साहब के मुख से सवाल क्या निकला? ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है। लेकिन डॉक्टर साहब की फीलिंग में क्या सवाल था? मुझे लगता है कि आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये प्रोडक्ट आपके सस्ते कैसे हैं? अब इसको दूसरे एंगल से समझिए और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट सस्ते कैसे हैं, तो क्या मैं डॉक्टर साहब के इन सवाल का जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? आप सर हिला के बताओ। इसका मतलब अगर मैं जवाब दे सकता हूं तो ये ऑब्जेक्शन था या क्वेश्चन था? राइट इट डाउन, लिखो यहां पे।
अगर मैं जवाब दे सकता हूं तो ये ऑब्जेक्शन था या क्वेश्चन था? अशोक दास दे तो सकता है सर, बट ये ऑब्जेक्शन था या क्वेश्चन था? तो अभी देखो सारे लोगों ने सही आंसर्स लिखा कि ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्शन जो आपको फील्ड में आता है ये उन प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, उन सिस्टम के बारे में नहीं है, उन अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं है, ये आपके ऊपर किया गया एक क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने कहा मुझे सेल्स पसंद नहीं है, ऐसे सवाल लोग बोलते हैं, मुझे ना सेल्स पसंद ही नहीं है। तो दरअसल वो अंतर मन से कह रहा है कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि सेल्स जैसे प्रोफेशन को मैं क्यों पसंद करूं? अब आप सोचिए, सेल्स को मैं पसंद क्यों करूं? अगर ये जवाब सामने वाले के पास है तो क्या उसको सेल्स पसंद आएगा या नहीं आएगा? बताओ स्वीटी, आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? इसका मतलब वो ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके ग्राहक के द्वारा पूछे गए सभी संभावित ऑब्जेक्शन आज के बाद हमारे एम्बियंस ऑब्जेक्शन की तरह लेना बंद करेंगे और क्वेश्चंस की तरह लेंगे। जैसे ही पहली समझ बिल्ड हुई वो ऑब्जेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, आपकी आधी समस्या खत्म। ये जो तुम उसके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे वो तेरे ऊपर आ गया, अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर्स आपको देना है। अब आप दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्शन सोच ले, अभी आपको समझ में आएगा कि वो ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन है। तो पहला नियम सेल्स का यही है कि आप ऑलवेज ऑब्जेक्शन को एज ए क्वेश्चन ट्रीट करें। ऑब्जेक्शन को एज ए क्वेश्चन ट्रीट करें। लोग कहते सर मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं किसी को नहीं जानती। तो आपसे पूछ रहे कि मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे लगता जब मैं किसी को नहीं जानती तो मैं इस बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकता हूं। देखो, आज हमारे लीडर जो महीने की 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं, उनने ऐसे ही सवाल मुझसे पूछा था, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं चौखट से बाहर कदम भी नहीं रखती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं ये बिजनेस कैसे करूं? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये काम करके छोड़ चुका हूं। हाँ, वो कह रहा है ये जो आप आए हैं जिस स्कूल में एडमिशन लेके, हम उसके प्रोफेसर रह के तो रिटायर कर चुके हैं। तो अब बताइए फिर दोबारा ये काम करेंगे, कैसे सफल होंगे? लेकिन दोस्त, आज हमारे हिट लिस्ट में वो लोग सबसे ज्यादा हैं जो सच में प्रोफेसर रह के रिटायर कर चुके। और पिछले 1 सालों में कम से कम हम और हमारे लीडर्स ने ऐसे 100 प्रोफेसर को रिक्रूट किया एमबीए में, ऐसे कम से कम 100 प्रोफेसर को रिक्रूट किया है जो पहले इस जगह रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, काम को छोड़ चुके हैं और उनको लगता है ये काम नहीं होगा। और हर महीने ऐसे दर्जनों प्रोफेसर साहब यहां पे आते हैं जो काम छोड़ चुके हैं। तो जब ये पूरे सेशन अभी कंप्लीट होगा, एक एक करके माइन्यूटली से आप चीजों को समझिएगा कि ऑब्जेक्शन नहीं है। पहली समझ ये बिल्ड करनी है कि ऑब्जेक्शन हमारा क्वेश्चन है। अब दूसरा नियम, 3 चीजें ध्यान से। सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट की बात ध्यान से सुने, इसको लिखो, ये पॉइंट है। दूसरा, रिपीट द ऑब्जेक्शन। पहला क्या है, लिसन केयरफुल्ली, और दूसरा क्या है, रिपीट द ऑब्जेक्शन। अब ये दोनों चीजों का मतलब क्या है? सबसे पहले लिसन केयरफुल्ली। अब देखिए, दूसरे हमारे जो कठिन प्रोस्पेक्ट हैं, चलो उसको चुन लेते हैं। दूसरे कठिन कौन है? किसको चुनूं? अच्छा, मान लेते हैं
कि दूसरे हमारे कठिन प्रोस्पेक्ट हैं। कौन है? चलो मान लेते हैं सुबोध सर हैं। तो सुबोध सर हमारे दूसरे कठिन प्रोस्पेक्ट हैं, उनके पास में गया वेस्टीज की बातें करने के लिए। और जैसे ही मैं वेस्टीज की बात शुरू किया, उनके पास पहले से थोड़े बहुत पुराने टूटे मुटे अनुभव होंगे, मुझे नहीं पता। थोड़ी ना बताए थे कि हम पहले 4 कंपनी करके फेल हो चुके हैं, तो नहीं बताए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उन्होंने सोचा कि मैं उनको वेस्टीज दिखा रहा हूं, सोच रहा कैसे टरकाऊं कैसे टरकाऊं। मन ये बोलेंगे नहीं ना, मन में सोच रहे कैसे टरकाऊं कैसे टरकाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला, हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है ना कि मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए समय नहीं है। अब देखिए, अब आपको दूसरी जो आज की जेन्युइन चीजें समझनी है, वो समझनी ये है कि ये इनका ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि सच में इनके पास समय नहीं है, और ये इनका बहाना भी हो सकता है क्योंकि इनको पता है इनके पास समय नहीं है, बट ये बोल के मुझे टालना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है, ऑब्जेक्शन को एज ए क्वेश्चन लेंगे, और दूसरा आप सामने वाले को जज करेंगे कि उसकी ऑब्जेक्शन सही है या ऑब्जेक्शन सही नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी ना 100 पीवी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा किसी ने कहा आपको अभी अभी सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है? अब सोचिए, अगर इस वक्त उसका एक पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए, सोचिए, तो क्या वो व्यक्ति सेम बात बोलेगा कि हाथ टूट गया तो टूट गया, बट अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो जब आएगा तब देखेंगे? बोल सकता है क्या? नहीं। तो फिर ये मैटर पैसा का है या ये पैशन का है, आपको ये जज करना पड़ेगा। कुछ सच बोल रहा है कि झूठ। हो सकता है 1% कंडीशन में मान भी लो तो पैसा नहीं होगा। मुझे याद है कि आज के 6-7 साल पहले मैं एक घर में अपने एक लीडर्स के साथ जब मिलने पहुंचा, तो एक व्यक्ति जो बहुत ही ध्यान से मुझे सुन रहा था, हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन खत्म होते होते उस व्यक्ति के घर में, उस घर की जो मालकिन थी, वो 5 मिनट पहले एंट्री करी जब प्लान की लास्ट पार्ट चल रही थी। और जैसे ही डिमांड हुआ ज्वाइनिंग का, ठीक है, लेकिन वो अभी ना इनके पास पैसा नहीं है। अब देखिए, इनके पास पैसा नहीं, वो महारानी जान रही है। तो मैंने कहा, देवी जी आप, मैम प्लीज आप थोड़ी देर बैठिए, मैं समझ सकता हूं कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो पैसा मांगा ही नहीं। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी ना वो रुक के करेंगे, अभी हम लोग की सैलरी 10 तारीख के बाद आती है। मैंने कहा, मैडम लेकिन मैंने तो पैसा मांगा ही नहीं। फिर वो मैम बैठी, और आपको तो पता है कि मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, तो फिर मैंने उस मैम को थोड़ा अलग तरीके से समझाया, 2-4 सवाल पूछे। फिर मैंने कहा कि मैडम मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त में एक अपॉर्चुनिटी, जिस प्रोजेक्ट में केवल एक ही जगह खाली था और गारंटेड 1 लाख रुपए की इनकम थी, मैंने इनको 45 मिनट समझाया। आप वो पूरा कॉन्सेप्ट सुनी तो होंगी, और अगर आप सुनी, सच में अगर सर को आप वो कॉन्सेप्ट नहीं दिलवाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, देख लेंगे। बोली वो 1 लाख रुपया, वो क्या मतलब? मैं बोला, मैम आप क्या पूरा बैठ के सुने? बोले नहीं, वो तो मैं नहीं सुनी। फिर मैंने बोला कि मैडम बैठो, आप एक काम करो, अच्छा लगेगा, 1 कप चाय अपने लिए लेके आ जाओ और फिर बैठो। और मेरा जो लीडर था वो समझ गया कि मैडम आप बैठी तो गई। हुआ कुछ यूं कि मैंने तो कहा कि मैं तो सर को ही रिक्रूट करूंगा। आधे घंटे बाद बोली कि हम तब तक पैसा नहीं देंगे जब तक सर के नीचे एक आईडी मेरा भी नहीं लगाइएगा। और उस घर में उस दिन अगर मैं 2 आईडी नहीं लगाता तो कसम से उस घर में कोहराम हो जाता। ऐसे कैसे? हम आपको आईडी लगाने ही नहीं देंगे, हमको भी एक आईडी चाहिए।
और 200 पीवी के ऑर्डर के साथ 2 आईडी के पैसे मैडम नहीं निकाल के दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्शन था सच में? तो आपको ये समझना है कि सामने वाला अगर आपको ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सच में ऑब्जेक्शन है? तो 2 फंडामेंटल आपको ध्यान रखना। पहला आपने क्या लिखा? आज मुख्य 3-4 चीजें ही पढ़ाऊंगा बहुत चीज, 3-4 चीजें आपको जीवन में कभी नहीं भूलना। पहला, यूनिवर्सल नियम समझना कि ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? दूसरा, 2 शब्द ध्यान से। पहला, लिसन केयरफुल्ली। जब तक लोग सवाल पूछ रहा बीच में टांग मत घुसेरना कोई भी। वो जितनी बातें बोल रहा है उसको लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनो। और दूसरा है रिपीट द ऑब्जेक्शन। उनने जो ऑब्जेक्शन किया पहले उसको रिपीट करो। जब आप इस 2 काम को करेंगे तो क्या होगा पहले मैं आपको बता दूं। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो उनकी पूरी बातें समझ में आएगी, और जब आप रिपीट करेंगे तो ऑब्जेक्शन क्वालिफाई होगा कि ऑब्जेक्शन सही है या नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सामने वाले ने कहा मेरे पास तो समय नहीं है। कौन बोला? डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट। कौन थे? सुबोध जी। तो अब सुबोध जी को मैं कह रहा हूं कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो मैंने जैसे ही उन्हीं के ऑब्जेक्शन को रिपीट किया तो सुबोध सर ने फिर बोला नहीं नहीं, वो एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, बिजनेस तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ना हम रुक के सोचेंगे। तो इन्होंने क्या करी? इन्होंने ऑब्जेक्शन ही बदल दिया। समझ में आ रही मेरी बात? इसका मतलब पहली बार वो ऑब्जेक्शन नहीं बहाने कर रहे थे, और मुझ जैसा चौथू इंसान अगर ऑब्जेक्शन को बिना रिपीट करके क्वालिफाई किए आधे घंटे अगर उसी पे टूट पड़ते, क्या बात कर रहे हो सर, समय नहीं है आपके पास, इसके लिए समय नहीं है। अरे उनका तो वो सवाल उनका था ही नहीं, तो वो तो आधे घंटे में चो करता रहूंगा और वो एंजॉय करते रहे कि उनको पता है कि समय की प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं इसे चिपका दिया था, ये लगा उसी के ऊपर पूरा एकदम दिए जा रहा है। समझ रहे हो? तो सारे लीडर्स आंसर करने से पहले आपको ऑब्जेक्शन को ही क्वालिफाई करना है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे ना सेलिंग उलिंग पसंद नहीं है। अब हम साला सेलिंग पसंद नहीं, तोड़ना शुरू किए उसको। इतना तोड़ा को टूटे ही नहीं। क्यों? उनका ऑब्जेक्शन ही गलत था। लेकिन अगर हम क्वालिफाई करें, कैसे क्वालिफाई करेंगे? पहले लिसन केयरफुली, ध्यान से सुना और मैंने उसको दोहराया। सर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे शानदार प्रोफेशन सेल्स, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बनाया है, ये आपको पसंद नहीं है? सामने वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको सेलिंग करना पसंद नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस काम को करेंगे तो टाइम तो अलग से उसके लिए निकालना पड़ेगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया देखो जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन ही चेंज कर दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कितनी गहरी बात बता रहा हूं। अब अगर वो ऑब्जेक्शन चेंज कर दिए, फिर से हमको उनके ऑब्जेक्शन को क्वालिफाई करना। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि आपको सेल्स तो पसंद है, बट सेल्स करने के लिए अगर आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़े, जिस टाइम को निकाल के आप आने वाले फ्यूचर में मिलियनर बन सकते हैं, आपके पास वो टाइम भी नहीं है। सर सरेंद्र जी आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आपको पता है ना कि अब अभी बोलिएगा आप ज्वाइन करो, फिर बोलिएगा पैसा दो, तो ठीक है हम देख लेंगे, बट थोड़ा अभी नहीं। तो पता चला ना तो सेल्स वाली बात सही थी, ना टाइम वाली बात सही थी, बात आ गया रोकने पे। तो भैया जब तक आप क्वालिफाई नहीं करें कि ऑब्जेक्शन क्या है, आप उनको घुसेरे जा रहे हैं और वो मजे ले रहे हैं आप में, क्योंकि वो तो उनका बहाना था, ऑब्जेक्शन था ही नहीं। और फिर आप कहते हैं कोई सुनता तो है नहीं। अरे भैया पहले उसको सुनाना क्या, वो क्वालिफाई तो करो। तो मेघाराम सर
बुद्धि जग रही है, बुद्धि जग रहा है सर। ऐसे ही इतनी खतरनाक बुद्धि दूंगा ना आप सबको कि मां कसम 2-3 साल के अंदर तो आप इंडिया छोड़ के अमेरिका भी चले जाए तो एक अमेरिकन नहीं बोलेगा कि भैया आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, बोलेगा तुम इंडिया से जो सिस्टम लेकर आए उसी के अंदर हम भी पार्ट बनेंगे। इतना खतरनाक बनना है हम सभी लोगों को। तो दो बातें आपको समझ में आई, ऑब्जेक्शन को क्वेश्चन समझना है, और नियम नंबर 2 है कि ऑब्जेक्शन को केयरफुल्ली सुनना है और उसको रिपीट करना है। रिपीट करने से ऑब्जेक्शन क्वालिफाई हो जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा फंडामेंटल समझते हैं। तीसरे फॉर्मूले को गोल्डन लाइन से लिख लीजिए, उसका नाम है फील फेल्ट फाउंड। क्या नाम है? फील फेल्ट फाउंड। माय डियर फ्रेंड्स, इसको FFF फॉर्मूला बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड। अब देखिए फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, थोड़ा इसके ऊपर भी आज समझते हैं कि फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला है क्या और ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। अभी देखिए, सपोज करो मेरे तीसरे डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट हैं अख्तर भाई। हम गए अख्तर भाई के पास, धाए धाए 45 मिनट में बिजनेस घुसेर दिए, एकदम ताबड़तोड़ प्लान दिखा दिया। अख्तर भाई उन सब चीजों को देखे और देखने के बाद उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ना इस बिजनेस के लिए हमको नहीं लगता कि हम एक्स्ट्रा टाइम निकल पाएंगे। तो मैंने कहा कि अख्तर सर आप ये कह रहे हो कि इतने शानदार बिजनेस जहां लोग पार्ट टाइम में काम करके कई सारे लोग अपने आप को मिलियनर्स बनाए हैं, इस बिजनेस को आपके अपने काम के साथ थोड़े टाइम में करने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो अख्तर भाई ने कहा बिल्कुल सर, आपको मेरे जॉब शेड्यूल के बारे में पता नहीं है। और इन्होंने अपने कुछ जॉब शेड्यूल मुझे बताए। तो जब इन्होंने कहा बिल्कुल सर, तो मैंने ऑब्जेक्शन क्वालिफाई कर लिया कि इनकी ऑब्जेक्शन बहुत सही है, क्योंकि बेचारे को ऐसा महसूस होता क्योंकि ये प्रताड़ित है। तो जब मैं अब अख्तर सर के ऑब्जेक्शन क्वालिफाई करने के बाद इनको जवाब दूंगा, तो मेरे जवाब में पहला जो लाइन है वह है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। अब देखिए कैसे फील फेल्ट फाउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अख्तर सर को कहा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको कहते हैं फील। अख्तर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसको कहते हैं फेल्ड। लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गहराई से देखा, तब मुझे समझ में आया कि इस अपॉर्चुनिटी का निर्माण ही आप और मुझ जैसे बिजी लोगों को ध्यान में रख के किया गया है, इसको कहते हैं फाउंड। अब देखिए नॉर्मल एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर में अंतर क्या होता है। नॉर्मल अगर एक बिगिनर होगा, जैसे मान लेते मनोज भाई बिगिनर हैं, मनोज भाई पहुंचे अख्तर भाई के पास, अख्तर भाई को बिजनेस घुसेड़ दिए आधे घंटे में, एकदम पूरा धाए धाए एकदम सब आप एकदम ऊर्जा का धज्जी उड़ा दिए। अख्तर भाई ने बिजनेस सुना, बोला कि बात तो सही है मनोज भाई सब कुछ, लेकिन मेरे पास ना समय नहीं। इतना जुनून मनोज में, क्या बात करते हैं सर, ऐसे कैसे बोल सकते आप समय नहीं है, आपको पता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो जैसे ही मनोज भाई ने ऐसी शुरुआत करी, अख्तर भाई अंदर से भड़क जाएंगे। क्यों भड़क जाएंगे पता है? क्योंकि बेचारे को पिछले 5 साल से पत्नी कह रही है कि तुम एक दिन के लिए ले चलो, और बेचारा प्रताड़ित होकर उसको 5 साल से लेके नहीं गया, मतलब उस समय से तो सही में पीड़ित है। और ऊपर से मनोज उसको कह रहा कि क्या बात बोल रहे भाई, उनकी इतनी ऊर्जा गर्म होगी और इतना उनको गुस्सा आएगा कि लगेगा मनोज को जूता उठा के माने चला, तुम मेरी जिंदगी के बारे में तुमको पता है क्या मेरा जिंदगी चल रहा है।
तो ये हो गए बिगिनर। लेकिन भैया मैं हूं प्रोफेशनल। तो मैंने अख्तर भाई को 5 सेकंड में, कितने देर में, 5 सेकंड में अख्तर भाई को ना अपने दिल के साथ जोड़ लूंगा। कैसे? ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा अख्तर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत सही से देखा तब मुझे पता चला कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बनाया ही इस तरीके से गया है जो हम आप जैसे बिजी लोगों के शेड्यूल में फिट बैठ सके। तो 5 सेकंड तो छोड़ो, पहला 1 सेकंड अख्तर भाई का दिल जीतने के लिए काफी है। कौन सा शब्द? अख्तर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैंने कहा ना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो पहले सेकंड में अख्तर भाई को लगेगा दुनिया में पहला कोई इंसान है जो मुझे समझ पाया है। समझ मारी बात? फिर मैंने कहा कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मतलब मैं भी पहले आप ही की कैटेगरी वाले इंसान थे। लेकिन जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गहराई से देखा तब मुझे पता चला, मतलब हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जब आप भी इसको गहराई से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस का निर्माण हम आप जैसे बिजी लोगों के शेड्यूल को ध्यान में रख के ही किया गया है। भाई हमने 1 मिनट में अख्तर भाई के दिल से अपने लिए माला पहने। ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह है। और मनोज ऊर्जा के जुनून में पहले मिनट में उसके मन में जूता खाया कि तुम का हमको समझोगे। साला 5 साल से एक दिन टाइम नहीं दिया, मेरे पास तो सच में टाइम नहीं। तो बंदा सामने वाला कभी अगर ऑब्जेक्शन कर रहा हो तो रिपीट द ऑब्जेक्शन एंड ऑलवेज आंसर विथ फील फेल्ट फाउंड। आपको पता है ये 3 नियम मैंने सिखाए आज आपको, कसम से कह रहा हूं। अगर आप इस 3 नियम का रट्टा मार जाओ, रट्टा, पहला हौसले बुलंद समझेंगे, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन। दूसरा, जब भी कोई ऑब्जेक्शन करेगा ध्यान से सुनूंगा और उसके ऑब्जेक्शन को रिपीट करूंगा। तीसरा, जब किसी को आंसर करूंगा तो फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पहले उसके ऑब्जेक्शन को क्वालिफाई किया कि सर आप ये कह रहे हो कि इस बिजनेस को करने के लिए, जिस बिजनेस में आपकी पूरी कैरियर, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके पास पैसे नहीं है। देखो मैंने कितने प्यार से उनको रिपीट किया कि इस बिजनेस में जिसमें आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपका शानदार कैरियर है, इसके लिए सर आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मुझे अख्तर भाई कह रहे हैं कि सर मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि अख्तर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ना हो हमारे पास पैसे, तो मैं इनको कहूंगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करने की सोची थी ना सर, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी को मैंने गहराई से देखा तब मुझे समझ में आया कि इस अवसर की शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस 1-2 प्रोडक्ट की खरीदारी कर ली और थोड़ा पैसा आ गया तो शुरुआत हो जाएगी। सर अख्तर भाई का टेम्परामेंट तुरंत लूज हो गया। अच्छा, पैसे का जरूरत नहीं पड़ता। समझ लो अगर सच में पैसे नहीं है तो मेरे प्रेजेंटेशन दिखाते समय तो सांस फूल रही होगी कि भैया खत्म होते होते तभी पैसा मांगेगा। और जब मैंने कहा कि सर इसकी शुरुआत करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो बेचारा अचानक से इतना रिलैक्स हो जाएगा। पहले मैंने कहा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बंदा क्या समझा कि ये इंसान मुझे समझने वाला है। सर मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था। जब मैं इसकी शुरुआत करने वाला था मेरे पास शुरू करने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब मैंने इसको गहराई से देखा तब मुझे समझ में आया कि इसके लिए तो पैसे चाहिए ही नहीं। अब देखिए ये पैसे के लिए क्यों सांस फूल रहा होगा ये मुझे नहीं पता। हो सकता पिछली बार कोई चिट फंड कंपनी आई होगी, अख्तर भाई के घर धावा मारा होगा, 12,000 रुपए उठा के चला गया होगा, कंपनी डूब गई होगी।
3 महीने बाद अख्तर भाई की वाइफ की बहन की जो दोस्त है वो आई होंगी और इनके घर में 20,000 रुपये उठा के ले गए होंगे, डूब गए होंगे। तो सांस तो फूलना तय है कि बंदा का जैसे ही खत्म होगा पैसा मांगेगा। तो आपको हमेशा अपने गेस्ट जिसके पास बैठे हो, अगर आप इस 3 नियमों को आज माला बना के पिरो लें तो सेल्स की दुनिया में सबसे पहले आपकी एंट्री होगी। और इस नियम में पारंगत होने के साथ ही आप मिस्टर जे पॉल गेट्टी के मिलेनर्स और बिलियनर्स बनने के फंडामेंटल की दुनिया को क्वालिफाई करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचो इस ट्रिपल टी को कितनी सोच समझ के, कितनी साइंस के साथ बनाया गया है। अब देखिए, आप लोग सारे लोग जिसको जोड़ते हैं उसको तो ट्रेनिंग में लाते ही नहीं, ना तो बेचारे को ऑब्जेक्शन क्वेश्चन समझ में आता है, ना ही ऑब्जेक्शन क्वालिफाई करना आता है, और ना ही उसको जवाब देना आता है। पहले प्रोस्पेक्ट के पास गया, बिना सीखे दे थप्पड़, दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास गया और थप्पड़ पे थप्पड़, तीसरे प्रोस्पेक्ट के पास गया, दोनों गाल में थप्पड़, क्योंकि उसको ऑब्जेक्शन तो हैंडल ही नहीं करना आता। और आप ऐसे लीडर कि बच्चे पैदा किए जा रहे हैं लेकिन प्रशिक्षण दे ही नहीं रहे उसको। तो ऐसे बच्चे 3, 4, 5, 6 थप्पड़ खाने के बाद जब गालों में अपनी सूजन को आईने में देखता है तो फिर वो आपको देख के भी रास्ता बदलना शुरू कर देता है। बोलता है साला इससे मोटिवेट हो गए, फिर हमको थप्पड़ खाना पड़ेगा। और फिर आपको लगता है वो आपको इग्नोर कर रहा है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप इतने शानदार प्रशिक्षण में जहां उसको ट्रेन किया जाता कि तुम जे पॉल गेट्टी की दुनिया क्वालिफाई कर सकते हो अगर तुमने इस नियम को सीखा तो। तब आपका बच्चा जब यहां पे आके एमबीए यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित होके जाता और वही बच्चा जाके फील्ड में जब आपके फील्ड में जाके जब बिजनेस का प्रमोशन करता और हमेशा जीत के आता, तो दोस्त आपका पूरा का पूरा जीवन गौरव से भरा हो जाता कि यस, मैं राइट बिजनेस के अंदर है। जब आप इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं तब समझ पा रहे हैं ना, जितने लोग बिना सीखे डेड हो गए ये उसकी गलती नहीं थी। जितने लोग बिना सीखे डेड हो गए, इतने बच्चों को मारने का पाप लगेगा आपको, ये आपकी गलती है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, जब से जितने लोग मुझे वेस्टीज में जानते हैं, मैं तब से एक बात चिल्ला चिल्ला के कहता हूं। मैं कहता हूं कि आज अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो याद रखना साहब, मेरी बात आपको समझ में तो पक्का आएगी, क्योंकि मैं बात केवल वही बोलता हूं जो जेन्युइन होता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जहां आप 3 साल बाद उस बात पे कोई सवाल उठा दे। बात केवल मैं वही करता हूं जो जेन्युइन होता है। जितने भी लोग प्रशिक्षण की दुनिया से बाहर गए वो सब बिजनेस की दुनिया से बाहर जाके आपको गाली कर रहे हैं, क्योंकि जिसने सीखा नहीं डियर सर एंड मैम, उसमें ऐसी धारदार वो जो थप्पड़ है उसको सहने की ताकत कहां से मिलेगी। उसको तो 2-4 प्रोस्पेक्ट मिलके घायल कर देते हैं। वो 2-4 लोगों की धारदार हथियार से अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर देता और सोचता है कि जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। इसलिए कहा ना, आपको सेल्स करना नहीं आता, नेटवर्क बनाना नहीं आता, लोग बाद में जाके इस इंडस्ट्री और इस कंपनी को बदनाम करते हैं। आप ऑब्जेक्शन के लिए इस 3 बेसिक गोल्डन मंत्रा को अपने जीवन में अपनाएं। अब आप देखिएगा कैसे आपके प्रोस्पेक्ट से आपको शानदार रिजल्ट मिलनी शुरू हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हुए, मैं सबसे पहले हमारे ट्रिपल टी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधे सेशन के बाद सारे लोग जागरूक हो गए। 146 लोगों की पार्टिसिपेशन। मैं तो जोरदार ताली चाहूंगा फिर आप सबों के लिए। इतनी सिंसियरिटी बॉस, इतनी सिंसियरिटी, हमारे आंखों में आंसू मत लाना, बट इस सिंसियरिटी को ऐसे बरकरार रखिएगा। जोरदार ताली आप सब के लिए, इतनी ग्रेट पार्टिसिपेशन के लिए। और ग्रेट पार्टिसिपेशन नहीं, इतने डीप कंसंट्रेशन से इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे कुछ ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया गया है फील फेल्ट फाउंड के तरीके को प्रयोग करके। जैसे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगा जिसमें मुझे और मेरे परिवार या दोस्तों को बुलाना पड़े। अगर किसी ने ऐसे ऑब्जेक्शन कर दिए कि सर मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं जिसमें हमको फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना पड़े,
तो स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ और आंसर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, जिसमें एक आंसर, अब ये आंसर कब देंगे, इस आंसर को देने के पहले फील फिल फाउंड यूज करना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस करना ही नहीं पड़े जिसमें मुझे मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़े। लेकिन सर मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं और फिर सवाल पूछूं कि यदि आपका कोई कजन ब्रदर है जो किसी प्रकार के बिजनेस में बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया है, तो क्या आप इसके बारे में अपने उस कजन ब्रदर से नहीं जानना चाहेंगे? बेशक जानना चाहेंगे ना। ये उसी तरह का एक थॉट है कि अगर आप बहुत पैसे इस बिजनेस में बनाओगे तो क्या आपका कजन ब्रदर आपसे नहीं जानना चाहेगा? समझ रहे हो कितने सॉफ्ट तरीके से आपने समझा दिया उनको, समझ रहे हो? और ये कितनी जेन्युइन सी बात है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपका कोई चचेरा भाई है या फिर सोचो आपका कोई दोस्त है जिसको सडनली एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने जबरदस्त और अच्छे पैसे बनाने लगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप यहां आंसर कर सकते हो मैसेज बॉक्स में। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपका दोस्त आपको जरूर बताए कोई इतने पैसे कैसे बना रहा है? बताओ बताओ, आप चाहोगे नहीं चाहोगे? चाहेंगे ना बॉस? जिसमें आपका फ्रेंड अच्छा पैसा बना रहा है, आप नहीं जानना चाहेंगे आपका फ्रेंड आखिर कर क्या रहा है? तो जब आप चाहेंगे कि आपका दोस्त आपको भी बताए कि आप वो क्या कर रहा है, तो दोस्त क्यों नहीं चाहेगा कि आप उसको बताओ कि आप क्या कर रहे हो? ये आपके दिमाग का फितूर है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें मेरे दोस्तों को और मेरे रिश्तेदारों को बताना पड़े। लेकिन बॉस, अब इन ऑब्जेक्शन को अगर सलीके से एज ए क्वेश्चंस मारते हुए रिपीट द ऑब्जेक्शन के साथ फील फेल्ट फाउंड के प्रयोग को तरीके को प्रयोग करने के बाद अगर इन सटीक सुंदर शब्द को अगर आप उनको समझाएं तो उनका सवाल ही उनके लिए जवाब बन जाएगा। और दोस्त, सवाल ही जवाब तो है ही। मैं आज आपको एक किताब रिकमेंड करता हूं एलन पीज की, लिखो, बुक्स का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। और कहते हैं सवाल ही जवाब है एक ऐसी किताब है जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे दुनिया का सबसे बेहतर पुस्तक माना गया। और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सवाल ही जवाब है किताब को खरीद के 10 बार पढ़ ले, स्मिता मैडम कितनी बार? 10 बार। 10 बार का है भला अपना ध्यान नहीं रहता ना पहली बार में, तो दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। और ज्यादा मोटी पुस्तक नहीं है, 2 दिन में आप एक बार खत्म कर देंगे। लेकिन अगर 10 बार आपने उस किताब को पढ़ गए तो ऑब्जेक्शन की दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसके आंसर्स आप ना कर सको। तो सोचो, सवाल ही जवाब है किताब हम कितनी बार पढ़े होंगे जी? 100 बार। हाँ, और उस किताब की कितनी ट्रेनिंग कर गया मैं। कम से कम उस किताब की आज तक जीवन में 100 से ज्यादा कॉपी तो हम ऐसे गिफ्ट कर चुके हैं, बांट चुके हैं, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पुस्तकों में से एक है। तो आप देखो, सीख पा रहे हो कि किस तरह से लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। अब जो लोग बिजनेस में बहुत डिजायर से आए हैं, उनकी ज्वलंत इच्छा शक्ति है कि कामयाबी की बुलंदी छूं, आज का प्रोग्राम तो उनको अमृत की धारा की तरह लग रही होगी। वाह, धारा बह रही है, अमृत घोर के पी ले, क्योंकि आज के बाद उन सब चंगू मंगू को दिखाऊंगा कि कैसे उसके सवालों का जवाब सही तरीके से दिया जाता है। और जितेंद्र जी ने देखो एकदम ये वाला सिंबल भेजा है। वाह, यस जितेंद्र जी, जब ऐसे खतरनाक नॉलेज आ जाए तो बॉस फिर घर में रहने का मन ही नहीं करेगा। घर में भी तो वो चिपका रहता जिसको बाहर जाके और वो ठुकाई होती है और बेचारा ठुक के आ जाता और जवाब नहीं दे पाता। बट जिसको आंसर देना आ जाए वो घर में नहीं रह सकता। आपने कई बार महसूस किया है कि सडनली जब भी आपको कोई आइडिया आता है
तो आपको तुरंत लगता है, इतनी बेचैनी होती है कि मैं इसको दूसरों को बांटूं, दूसरों को बांटूं, दूसरों को बांटूं। ऐसा कभी महसूस किया है? तो सोचो, सडनली अगर आपके तरीके आ जाएं तो आप घर में थोड़ी ना रहना चाहोगे। आपको तो लगेगा साला जाए और इस तरीके में सबको लपेट दे आज। तो मेघाराम सर, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बनेंगे ना, तो इतनी बेचैनी होगी। सोचो, मेघाराम सर सुबह 5 बजे निकल रहे, पत्नी पूछी कहाँ, बोले सेल्स करने। बोली पगला गया है क्या, 5 बज रहा सुबह में? बोले पगला नहीं गए, समझ में आ गया है। ऐसी ऐसी हरकत होगी। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर सुबह 4:30 बजे घर से निकल रहा है, बीबी पूछती कहाँ, अब मना मत करना, समझ में आ गया है। पहले तो 11 बजे तक घर में घुसा रहता था, क्योंकि उसको पता था जैसे ही बाहर गए मारेगा थपाक, जवाब तो दे नहीं पाएंगे। फिर शैलेंद्र सर का फोन आएगा, घर में क्या कर रहा है, निकल लक्ष्मी। कई लोग मुझे कहते सर आप समझाते थे ना, लक्ष्मी चाहिए घर के अंदर, खुद रहो घर के बाहर। घर के बाहर जाए कैसे, रिजल्ट तो मिलता ही नहीं है। अब जब आपने तरीके सीख लिए और 2-4 रिजल्ट अगर धाए धाए आपने निकाला, फिर देखो देखो हमारे जाबाज लीडर की तरह 10-15 दिन फील्ड में निकले और आज 100 लोगों को लाके मीटिंग में बिठाया। ये तब होता है जब आपका ये प्रोफेशन पैशन बन जाता है और आप स्किल्ड हो जाते हैं। अगर आप सब मेरे से पूछें कि सर एक प्रचंड नियम बताएं जिससे कि सफलता 100% गारंटेड हो जाए, तो मैं प्रचंड नियम इतना ही बताऊंगा कि आज के बाद जिस व्यक्ति की फॉर्म भर के उसकी ज्वाइनिंग कराना या जिसकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना, उसकी पहली 100 पीवी के साथ कॉलर पकड़ के उसको इस एजुकेशन सिस्टम में बिठाना, उसके बिना उसकी ज्वाइनिंग ही मत कराना। कोई अगर कहे कि नहीं अभी प्रोडक्टवा केवल ले लेते हैं, तो उसको कहना कि तू बिना फॉर्म भरे मेरे से ही प्रोडक्ट ले ले, लेकिन अगर तुमको सिस्टम के अंदर आना है, सिस्टम के अंदर, आज देखो नीता जी ने अपने 2 लोगों को सिस्टम में लाया और उस 2 लोगों की रजिस्ट्रेशन के साथ उनकी टीम ने दिया। मैं नीता जी आपको बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने ट्रिपल टी की अभियान छेड़ दी, शुरू कर दी। सर दिस इज माई 2 रजिस्ट्रेशन, नाउ स्टार्ट। तो अगर आप इस नियम को प्रचंड बनाएंगे, जहां आपके परिवार का हर वो सदस्य जो आएगा वो प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय में आगे बढ़ेगा, तो मदन भाई हजारों लोगों की फौज हो जाने के बाद भी अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो केवल एक मतलब बनता है कि आपने उनको प्रशिक्षित नहीं किया है। उनको ऐसे सेशन में लाएं और सेशन की प्रशिक्षण दिलाएं, फिर आप देखेंगे कामयाबी आपकी सर चढ़ के बोली। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि यदि आप पहले से तय कर ले कि उन्हें इस अवसर में दिलचस्पी होगी या नहीं, तो कहते हैं हमारे व्यवसाय में बहुत सारा पैसे कमाने के बाद भी बहुत परेशान हो सकते हैं। क्या इसका कोई खास मतलब नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको प्रीजज नहीं करना है। सामने वाले को अपॉर्चुनिटी पसंद आएगी या नहीं, वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, ये प्रीजज तो करना ही नहीं। आपको हर इंसान को सिस्टम से हैंडल करना है। कई बार तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि लोग प्रीजज कर लेते हैं कि ये जुड़ेगा नहीं, ये करेगा नहीं, ये लेगा नहीं। आपको प्रीजज नहीं करना है। अब देखिए, एक बंदे ने ऑब्जेक्शन किया, उसने कहा मुझे बिक्री पसंद नहीं है। सामने वाले ने काउंटर आंसर दिया, मुझे भी नहीं। क्या काउंटर आंसर दिया? सर मुझे भी नहीं। मैं अपने कई प्रोस्पेक्ट को हैंडल किया हूं जो आज सेल्स की दुनिया में बहुत आगे हैं, बट मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है जिसने मेरे उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को तो बड़े ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद उसने कहा कि सर अगर सीधी सीधी मैं आपको एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे बुरा लगेगा। मैं तो लोगों के ऑब्जेक्शन को लव करता हूं। अच्छा, मैं एक चौथे प्रिंसिपल भी सिखा दूं जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूं। अगर आप मुझे फॉलो करें तो ये चौथे प्रिंसिपल को भी भूलना मत। फिर मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं।
मेरे प्रेजेंटेशन में मुझे सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जो कोई सवाल नहीं पूछता। ये मेरा लॉ है, क्योंकि अगर वो सवाल ना पूछे तो साला मैं कंफ्यूज रहता कि उसको क्लोज कैसे करूं। सवाल अगर उसने छेड़ दिया तब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो सवाल ही ना पूछे, उसके विवेक और मस्तिष्क में चल क्या रहा है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बताओ हाँ कि ना। और आप लोगों को सबसे ज्यादा वो इंसान पसंद है जो सवाल ही नहीं पूछता, मुंह बंद किए रहे, आपको लगता हम बच गए जी। लेकिन देवेंद्र सर, जब मुझे कोई सवाल पूछता है ना, तो चौथा नियम, मैं तुरंत ही अंदर में गॉड को थैंक यू बोलता हूं। जो सवाल ना पूछे, कसम से मुझे उससे बहुत डर लगता है। बट किसी ने सवाल पूछ दिया तो मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं गॉड को, क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि राइट पीपल है बात करने के लिए। तो अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं उषा जी, तो डरना उससे जो सवाल ना पूछे, और नम्रता मैम, खुश हो जाना उन व्यक्ति को देख के जो सवाल पूछ रहा। अक्सर होता उल्टा, जहां लोग सवाल पूछे तो लोग कांपने लगते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि साला प्रोस्पेक्ट खराब है। बट हमें आंसर करना नहीं आता तो हम प्रोस्पेक्ट को क्यों खराब बोले। अंजुम मैम हंसी आ रही है, बात तो सही है ना। हाँ, लेकिन आप इस धारदार सेशन से जब प्रैक्टिस कर ले और प्रचंड तरीके से खुद को तैयार कर लें, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान है। तो किसी ने कहा मुझे पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि सर एक्चुअली अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि सर मुझे सेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको तो पता है कि दुनिया में हर कैटेगरी के व्यक्ति होते, सबकी अलग अलग अपनी शौक है। सेल्स मुझे शुरू से कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि सर आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सेल्स जो दुनिया का सबसे प्योर और एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसने कई सारे मल्टी बिलियनर्स बनाए हैं, और वो एकमात्र प्रोफेशन जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अमीर पैदा हुए हैं, आपको वो सेल्स पसंद नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि सर आप बुरा मानेंगे, लेकिन मैं सच में बोलूं तो सेल्स कभी भी मुझे अंदर से दिल से पसंद नहीं आया। तो मैंने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सच पूछे तो सेल्स मुझे भी पसंद नहीं है। मैंने उनको क्या कहा, सच पूछे तो सेल्स मुझे भी पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। अब सोचिए सामने वाला बंदा सर नोचेगा नहीं नोचेगा। मैं सेल्स की प्रोफेशन में बात कर रहा हूं, सेल्स भी कर रहा हूं, लेकिन उसको कह रहा हूं मुझे सेल्स पसंद नहीं, इसीलिए तो सर मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। वो सामने वाला सोचा कि अब क्या करे, अब क्या बोले। मैंने बोला सर पहले पूरी बात मेरी सुनो। उनको बोला कि मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पिछले कई वर्षों से मैं बिना बेचे करोड़ों के धंधे करता हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जिस प्रोफेशन में बिना बेचे मैं करोड़ों के धंधे करता हूं। और उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है, बोला अगर ऐसा है कि हमको भी बिना बेचे करोड़ों का बिजनेस करने का मौका मिले तो वो तरीका बताइए ना, वो कैसे होगा। उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, और नीता मैम देखो आपने कहा सही कहा, क्योंकि आप ये तरीके पहले सीख चुके। उस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, 200 पीवी का सामान लिया, और इस वक्त हमारे नेटवर्क में 25-30 हजार रुपए की चेक कमा रहा है। अब सोच के देखिए कि अगर इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना मैं नहीं सीखता तो भैया वो इंसान तो गया था मेरे पास से। अच्छा, खास करके मुझे बहुत सी लेडीज मिलती है जो कहती है कि सर सेल्स तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मैम आप ये कह रहे हो कि आपको सेल्स जो दुनिया का सबसे प्योर और सबसे
प्योरेस्ट प्रोफेशन है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर पैदा हुए हैं और आने वाले फ्यूचर में सबसे ज्यादा रिच वहीं से बनेंगे, वो आपको पसंद नहीं है। तो फिर कुछ लेडी कहती सर आप नहीं समझ रहे, सर हस्बैंड नहीं चाहते कि हम सेल्स करें। समझ रहे हो? तो आपको ऑब्जेक्शन को क्वालिफाई करना है। अब सोचिए ऐसे मैम को मैं कहता हूं कि मैम हस्बैंड की बात तो छोड़ो, सच पूछो ना, तो बीइंग ए मेल मेंबर्स मुझे ही सेल्स पसंद नहीं है मैम। लेकिन सोचो अगर आपको पता चले कि मैं बिना बेचे करोड़ों का बिजनेस करता हूं, पूछते हाँ बिना बेचे करोड़ों का बिजनेस, वो कैसे? और फिर मैं उनको बैठ के समझाता हूं कि केवल घर के प्रोडक्ट यूज कर करके भी कैसे करोड़ों के व्यवसाय किए जाते हैं। सोचो इंसान आपके बिजनेस में आएगा कि नहीं। और केनवी मैम आज आप इतने खुश हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज की पूरी क्लास से आप जो लगातार सीख रहे हो, आप सेल्स की लाइन लगाने वाले हैं। ग्रेट मैम। और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने शानदार तरीके से आज आप इस चीजों को सीख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्शंस आपको आता है, बेसिकली इसी तरह के ऑब्जेक्शंस आएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। अब अगर वो इंसान इस तरह के सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो आपको इसका आंसर वैसे भी पहले दे चुका हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसके स्क्रिप्टेड आंसर्स भी लिखे हैं। पहले तो उसकी रिपीट करें, फिर उसको फिल फाउंड से हैंडल करें, और फिर उस इंसान को बताएं कि सर जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की सोची थी तो मेरे पास भी बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा मुझे लगा वाह, ये तो प्रोफेशन ही ऐसा जिसमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। बस आप एक दो प्रोडक्ट खरीद ले, थोड़ी सी पैशन ले आए, ये बिजनेस हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके स्क्रिप्टेड आंसर्स भी लिखे हैं, इसीलिए हम इस व्यवसाय में शामिल हो गए। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम इस व्यवसाय में शामिल हो गए, क्योंकि अन्य व्यवसाय की तरह इसमें कोई पूंजीगत जोखिम नहीं है। बड़े वित्तीय रिटर्न पाने के मौके पाने के लिए बड़े निवेश करने की जरूरत इस प्रोफेशन में नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचो, आज जिस फंडामेंटल को आप सीखे, आपको क्या लगता है? आप अपने मन में कोई भी ऑब्जेक्शन सोचो, अगर आपने इस 3-4 मेथड का प्रयोग किया और थोड़ी सी नॉलेज बिल्ड करी, तो क्या आप लोगों के ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सोचिए, क्या आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? सोचिए, सोच के देखिए कि इन तरीकों से आप निश्चित ही सारे के सारे ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की सेशन केवल एक सेशन नहीं है। इन सेशन की बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको तब मिलेगी जब आप इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, रोज दर्जनों लोगों से मिलेंगे, शौक से उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, उनसे बिजनेस की क्रिएशन करेंगे और अपने अंदर वाह वाह वाली फीलिंग को जनरेट करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि आज ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तरीके आपके लिए कितना प्रीशियस साबित हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं सचमुच में व्यस्त हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए कई स्क्रिप्टेड आंसर्स भी लिखे कि मैं जानता हूं कि आपके पास समय नहीं है। अगर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं आपको फोन ही नहीं करता। अगर ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको फोन पे मिल रहे, तो अगर सामने वाले कहते हैं अच्छा ये क्या है, तो कहते हैं सर इसीलिए तो हमें बैठने की जरूरत है क्योंकि हम फोन पे कभी भी अपॉर्चुनिटी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। मैं बैठना चाहता हूं। अच्छी कुछ कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो आपको लोग फोन पे पूछते हैं। चलिए, फोन पे कई सारे सवाल आपके आ सकते हैं।
जैसे क्या ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है? तो मैं लोगों को कहता हूं हाँ, ये एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि कोई भी लीडर्स बिना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लॉस किए हुए एक महीने में लाखों रुपए भी इनकम कर सकता है। कुछ लोग पूछते क्या ये एमबे या ओरिफ्लेम की तरह है? तो डायरेक्टली कह सकते ये एमबे या ओरिफ्लेम के जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा वेस्टीज कैसे उन बाकियों से भिन्न है। कुछ लोग पूछते हैं कि अच्छा मुझे इसमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तो आप उनको कह सकते हैं कि आपको लगभग इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप इस पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए चाहे तो 1000 रुपए की लागत से भी शुरू कर सकते हैं। कहते हैं हमारी कंपनी के पास व्यक्तिगत देखभाल, घरेलू देखभाल यानी होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लॉन्ड्री केयर, ऐसे कई अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये बिक्री है, मतलब सेल्स है? तो आप उनके आंसर्स में पूछ भी सकते हैं कि आपको सर सेल्स पसंद है? अगर वो कहता हाँ, कहते बस बिल्कुल, आप इसे बहुत अच्छा पसंद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे सेल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। आप ऐसा भी कह सकते हैं सर मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तो मैंने फोन किया कि इस अपॉर्चुनिटी में सेल्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आपको जब भी किसी को आंसर्स करना है तो माय डियर फ्रेंड्स उसी फंडामेंटल का प्रयोग करके आंसर्स करने हैं। मैं समझ सकता हूं कि आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो सेशन है, इसके 3 महत्वपूर्ण कदम अगर आपने सूत्र बना के रट लिए और कुछ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के कॉमन तरीके सीख लिए, तो आप किसी भी इंसान के साथ इस व्यवसाय को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रिपल टी में ऐसे सेशंस को लेके आते हैं और अनुभवों के दम पे जब हम ऐसी कोर कॉन्सेप्ट को बना के आपको, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप में से कई लोगों की जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। क्या आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ये सेशन आपको समझ में आई? आपको पसंद आई? क्या आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला? अगर इसका जवाब आपके लिए हां है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली इस आंसर्स को आज के रिस्पेक्टेड आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फीडबैक के रूप में चाहूंगा कि आपको आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सेशन सच में कैसी लगी। अंत में एक चीज मैं आपको बता दूं, कल जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो काफी सारे लोग, इनफैक्ट सैकड़ों लोगों को मैंने कॉल किया और आपके साथ हमने इसको सेलिब्रेट किया। बट मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 4 दिनों के बाद 12 तारीख को आपकी दूसरी रिव्यू है और ट्रिपल टी की फाइनल क्लोजिंग भी है। तो 12 तारीख हम आपके साथ अंतिम सेशन करने वाले हैं। उन 12 तारीख से पहले आप सभी को इस बात की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि जब आप अपने सीनियर्स के साथ बैठेंगे, और ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं, तो केवल 3 स्टेप में आप वेस्टीज से 1 लाख रुपए की चेक पे पहुंच सकते हैं। पहला, जब आप राइजिंग स्टार के रूप में इंटर्ड होंगे, और राइजिंग स्टार का क्राइटेरिया क्या है और उसमें इंटर्ड कैसे हो सकते, और 2 जनवरी से जो आपकी नई सेशन शुरू होगी उसमें बीइंग ए राइजिंग स्टार आप इंटर कर जाएंगे। आप अगले 90 दिन के अंदर वेस्टीज से 25,000 से ऊपर की चेक पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, जैसे ही राइजिंग स्टार की क्राइटेरिया फुलफिल होगी, आप इंस्टेंट हमारी एजुकेशन को बेस बना के आइकॉन क्लब की क्राइटेरिया में इंटर कर जाएंगे, और जैसे ही आप एमबीए के आइकॉन बने, आपकी चेक 50,000 और 70,000 के बीच में सेट हो जाएगी। और इन क्रिया में राइजिंग स्टार के बाद 25,000 के चेक को 70,000 में सेट करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा।
और जब आप आइकॉन क्लब की क्राइटेरिया से अपने आप को एज ए मिलेनर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए मिलेनर्स फिर आपको केवल 1 महीने लगेगा अपनी 50 से 70 हजार की चेक को 1 लाख करने में। तो इस वक्त एमबीए की जो मैनेजमेंट टीम है ना, उसने एक सटीक फॉर्मूला बनाया है कि 6 महीने में आप 1 लाख रुपए की इनकम तक कैसे पहुंचे। क्या सारे लोग 1 लाख पे पहुंच जाएंगे? मैं अभी आपको एब्सोल्युटली कहता हूं नहीं, लेकिन क्या इन फंडामेंटल को पूरी तरह फॉलो करने से लोग 6 महीने में पहुंच जाएंगे? मैं डंके के चोट पे कहता हूं हां। तो आप सभी के लिए एक पूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि आप सब अपने अपने अपलाइन को पकड़ के उनसे बातें करें और इंस्टेंट इन सेशन के खत्म होते होते सबसे पहले तो जिस दिन सेशन खत्म हो, अपने आप को बीइंग ए राइजिंग स्टार और बीइंग ए आइकॉन कैसे रजिस्टर्ड करना है, सेशन खत्म होने के दिन ही अपने अपलाइन से फाइनलाइज करके रजिस्टर्ड होना। एक बार आपने एज ए राइजिंग स्टार खुद को करने का निर्णय ले लिया, तो 13 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास लगभग 17 दिनों का मौका होगा, जब आपके अपलाइन और आप मिलके राइजिंग स्टार के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लोगे। और जब 2 जनवरी से आज आप बिगिनर्स के रूप में आए हैं, तब राइजिंग स्टार के रूप में जब आप इंटर करेंगे, तो आप 6 महीने की उन प्रवेश को सुनिश्चित कर लेंगे जहां आप 1 लाख रुपए की हैंडसम इनकम को ले सकते हैं। जब आप पिछले 6 सेशन से मॉर्निंग मंत्रा और सुबह की शाम की ट्रिपल टी और सुबह की मॉर्निंग मंत्रा कर रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अगर इतनी ही प्रशिक्षित मेरी 6 टीम हो जाए, तो मुझ जैसे इंसान को इस इंडस्ट्री में सच में लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सवाल ये उठता है कि मीना मैम, आपको रोका किसने? 6 नेटवर्क बनाओ और उनको प्रशिक्षण दो। देखो, प्रशिक्षण देने के लिए आपकी पूरी इंटायर ये जो टीम है यहां पे रेडी है। आप प्रशिक्षण दो, आपको रोका किसने? तो हम 6 महीने में अपने अपग्रेडेड राइजिंग स्टार ट्रेनर्स क्लब की क्राइटेरिया में कैसे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, आप सबके अपलाइन आपको मदद करेंगे। फाइनली 28 दिसंबर आप सबके लिए एक हिस्टोरिकल डे बनेगा, जहां हमारे अब तक के बने राइजिंग स्टार और आइकॉन सेलिब्रेट किए जाएंगे और उनसे आप देखेंगे कि कैसे वो 1 महीने में ही जीरो से खुद को अपग्रेड करके राइजिंग स्टार बनाए और कुछ राइजिंग स्टार में भी आए और अपग्रेड करके आइकॉन बन गए। बट यहां पे मौजूद सभी लोगों के लिए एक मौका है। आप ये सवाल बिना पूछे अपलाइन से मत रुकना कि मुझे राइजिंग स्टार बनना ही है, सर ने मुझे बोला है, क्या क्राइटेरिया है आप बताओ। वो आपको संपूर्ण क्राइटेरिया बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्राइटेरिया आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन आपके इन सेशन के खत्म होने से कुछ दिन पहले। जो बिगनर्स हैं, जो राइजिंग स्टार हैं, उन सबको पता है। जितने लोग राइजिंग स्टार हैं, आप राइजिंग स्टार के जिन बेस क्राइटेरिया पे आए हैं, आप उन बेस क्राइटेरिया को इस महीने फुलफिल्ड करेंगे ताकि आप अपने राइजिंग स्टार के अवार्ड को सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू सो मच। आज की सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कैसी लगी, आप अपने फीडबैक में जरूर रखना, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारी फूड होती है सेशन को यहां से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए। पुनः हम हमारे ग्रेट होस्ट वंदना मैम को आप सबों की जोरदार ताली से